Hello students, today I am going to continue the same first chapter, that is the living world, and the next subtopic is the reproduction. So you will find out it is mentioned as it is characteristic of likewise is a characteristic of living organisms. तो कल हमने डिस्कस किया था about the first characteristic about the growth के बारे में बात किया था. आज we are going to discuss about the reproduction. ठीक है. In this you see in multicellular organs reproduction refers to प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी. तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स या बच्चे या चिल्ड्रन, जैसे आप जेनेटिक्स में प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स वर्ड यूज करते हैं. पॉजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स. तो जो प्रोजेनी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स के तरह के फीचर होंगे. ठीक है, राइट. सो इनवेरेबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म में बात कर रहे हैं तो या तो इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिडन तरीके से, वी जस्ट इनवेरेबली या फिर लाइक इम्प्लिसिटली वी आर रिफरिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. एक थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज यू नो like it takes place in the higher plants and animals or higher organisms, and there is involvement of two parents. That's why it is called as a biparental. और asexual reproduction uniparental होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा. asexual रिप्रोडक्शन में ये मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉट नीडेड. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रोल होता है इवोल्यूशन में, बिकॉज न्यू फीचर्स आर गोइंग टू कम इन द प्रोजेनीज. asexual रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है. तो ये थोड़ा सा लाइट डिफरेंसेस हैं, कुछ जो मेन डिफरेंसेस यू कैन से. ठीक है. उसके बाद लेट अस सी द अदर पॉइंट्स. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय asexual मींस आल्सो. ठीक है. Fungi multiply and spread easily due to the millions of the asexual spores they produce. Fungi is a group of the plants in which there is no capability to produce to make their own food. तो स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी. ठीक है. तो ये क्या करते हैं कि इनमें जो एसेक्सुअल मींस है प्रोडक्शन का, तो दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द डिफरेंट स्पोर्स. इसी तरीके से लोअर ऑर्गेनिज्म या लोअर की जगह आपसे अब इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है ईस्ट और हाइड्रा. एज यू कैन सी ईस्ट का जो इट इज द फंगस, दिस इज केप्ट अंडर द फंगस प्लांट ग्रुप में रखा जाता है. ईस्ट सैक्रोमाइसीज सेरेविसाइज द नेम. हाइड्रा, तो इनमें हाइड्रा और ईस्ट में आप जनरली जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बर्डिंग है. बर्ड्स डेवलप होते हैं और जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा. ठीक है. दे आर गोइंग टू डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. प्लेनेरिया बहुत ही मशहूर फ्लैटवर्म है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है, जिसको अगर आप कई पार्ट्स में कट कर दें, जैसे ये डायग्राम आपका 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक में देखा होगा आपने साइंस में. तो यू विल फाइंड आउट कि ये इस तरह का सिंपल ऑर्गेनिज्म है और इसकी सिंपल दो आईज हैं, बस बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर. इसको मेनी पार्ट्स में आप कट कर देंगे लाइक दिस. तो दीज ऑल पार्ट्स आर गोइंग टू डेवलप इनटू द they are going to develop into the new individual. तो इसीलिए इसमें बोला जाता है कि they have very enormous capacity of regeneration. तो देखो ये वर्ड यूज किया है यहाँ पे कि like planaria flatworms या platyhelminthes we observe true regeneration. ठीक है. Fragmented organisms regenerates the lost part of the body and becomes a new individual. ठीक है. इसके अलावा स्टारफिश वगैरह में भी कुछ कैपेबिलिटी होती है, थोड़े से आर्म्स वगैरह का डैमेज हो जाए कुछ उसमें लॉस, दे आर गोइंग टू रिजेनरेट. इसके बाद देखिए आप देयर इज अ फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटीन, या तो जो फंजाई में फिलामेंटस एल्गी केस में या ब्रायोफाइट्स में प्रोटोनिमा मॉसेस ऑल easily multiply by fragmentation. तो ये इनमें फ्रेगमेंटेशन कॉमन है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में तो नहीं है कॉमन. किसी का मान लो कि कुछ सम बॉडी पार्ट्स हैव बीन कट, दे आर गोइंग टू डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल. ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस ओनली पॉसिबल इन द सिंपल और लोअर ऑर्गेनिज्म्स. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर alga, yeah. What is the difference between algae and alga? Algae is a group, whole group. Algae, study of algae is known as phycology. जैसे आपको पता होगा
फादर ऑफ एल्गी इज फिश को माना जाता है, फिश इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एल्गी, ठीक है। और एल्गी का जो डेफिनेशन है, ये दुनिया के सबसे सिंपल ग्रीन सिंपल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है कि जैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं like bacteria or unicellular alga or amoeba as you know like amoeba proteus, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ, मतलब वहां पे रिप्रोडक्शन और लाइक ग्रोथ आप कह सकते हो कि दोनों करीब करीब सेम ही चीजें हैं, बिकॉज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स की वजह से हम दोनों को ऑलमोस्ट वी कंसीडर द सेम थिंग, ठीक है। We have already defined the growth as equivalent to increase in cell number or mass. Hence, we notice that in single-celled organisms, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. तो उसी को और further explain किया NCERT ने कि बहुत जो unicellular organism में हम reproduction और growth दोनों को एक ही चीज consider करते हैं, both are almost same, ठीक है। Both are clear about the use of these two terms, growth and reproduction. There are many organisms which do not reproduce. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि there is difference between the general features and defining features. तो defining features वो जैसे consciousness, cellular organization and metabolism ने डिस्कस किया था कि इनमें क्या होता है कि they don't show any exception, कोई उसका exception नहीं हो सकता, मतलब वो must है तभी हम defining feature consider करते हैं, that is why their number has been dropped. Otherwise general जो फीचर्स हैं जैसे उसमें इंक्लूड कर लेते हैं आप ग्रोथ भी रिप्रोडक्शन भी, तो ये आगे आप और फर्दर क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो दे आर गोइंग टू शो द देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दे रखा है म्यूज का, तो म्यूज का जो है एक्चुअली यू विल फाइंड आउट कि दे आर गोइंग टू बी ऑफस्प्रिंग ऑफ द मेयर एंड मेल एस, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो म्यूज कहलाता है। स्टेराइल वर्कर बीज, तो बीज में आप जानते हैं जैसे दे शो द डिवीजन ऑफ द लेबर। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स लाइक दोज हु आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन अनफॉर्चुनेटली, तो दीज ऑर्गेनिज्म्स आर नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस। तो जैसे जूनियर क्लास में ज़्यादातर बच्चे रट लेते हैं या सेकेंड फीचर या जनरल फीचर के नाम पे कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि लाइक कि मेनी ऑर्गन्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, तो अगर आप रिप्रोडक्शन को मानेंगे डिफाइनिंग फीचर तो ये एक्सेप्शन हो जाएंगे, अगर एक्सेप्शन हो जाएंगे तो इन्हें हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, इसीलिए बिकॉज दे आर नॉट suppose one human in the like couple is there who are not able to produce the babies, so you can't say them like they are not living, ठीक है। they are living, this is the general feature, but defining feature में हम reproduction को नहीं शामिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए hence reproduction also can't be an all inclusive defining characteristic, तो ये रीजन है जिसकी वजह से, क्योंकि एक्सेप्शन है एग्जाम्पल ऑफ म्यूज का, स्टेराइल वर्कर बीज का या इनफर्टाइल the human couples का, तो इनमें they are not reproduced, so that's why they are not reproduction is not considered as defining feature, ठीक है। is it clear? of course non living object is non living organism is capable of reproducing or replicating itself, और यहाँ पे फिर वही चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि ये भी बात उतनी सही है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं दे कांट प्रोड्यूस, ठीक है। तो बस हमें यहाँ डिफरेंशिएशन मेनली जनरल और डिफाइनिंग फीचर में रखना है। तो दो फीचर्स हमने डिस्कस किए इन डिटेल, पहला ग्रोथ था, तो ग्रोथ में भी जैसे आपने देखा था कि उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, इसलिए हम उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। टुडे I discussed reproduction, इसमें भी some exceptions हैं, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। हाँ, दिस इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट फीचर इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है जनरली, जैसे मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस हो रही हैं तो उनका सम टोटल जो है वो मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म।
catabolism are destructive activities in which, like you can say one example like here, suppose कोई बड़ी चीज है वो टूट के दो छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो जैसे दिस इज द पेन, इट इज गोइंग टू बी जस्ट ब्रोकन इनटू टू पीसेस, तो जो बड़ी चीज डिवाइड हो रही है ये एक्टिविटी कौन सी कहलाएगी बेटा? डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। तो इसमें दो चीजें बन रही हैं, इसी तरीके से बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या कैटाबोलिज्म का क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। याद करो इक्वेशन 6 सॉरी ग्लूकोज से 6H12O6, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो चीजें आई थिंक वुड बी मोर क्लियर। कैटाबोलिज्म एग्जांपल जो है दिस इज गोइंग टू बी द रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन इज एग्जांपल ऑफ कैटाबोलिज्म। और इसमें इक्वेशन देख लीजिए आप, यहाँ पे शायद लिखना थोड़ा सा टफ, ग्लूकोज लिख लो आप। ठीक है, जस्ट इन वर्ड्स आई एम राइटिंग, आई वाज इंटरेस्टेड टू राइट तो ग्लूकोज, इसका फार्मूला क्या हो गया बेटा? C6H12O6, और फिर क्या होगा 6 प्लस यू विल फाइंड आउट द 6O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देखो ऑक्सीजन लिख पा, ओके, फिर देन यू मेक द एरो, आप एरो बना लें, देन अल्टीमेटली क्या होगा 6CO2। ठीक है, CO2 प्लस 6H2O, 6H2O, और प्लस क्या और रिलीज होता है? एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो ये देखो अब ग्लूकोज बड़ा बिगर मॉलिक्यूल था, जैसे मैंने बताया आपको कि पेन जो बड़ा था ये समझ लो कि ग्लूकोज है, ये टूट गया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, और फिर द वाटर रिलीज हुआ और एनर्जी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज होगी उसका 686 कैलोरी किलोकैलोरी एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज। ठीक है, 686, तो इसलिए रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन हो गई। इसी का अपोजिट होता है नेक्स्ट बॉक्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा? फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। आई एम गोइंग टू चूज अनदर बॉक्स। तो एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म की पहली शर्त क्या हो जाएगी? दिस इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस देख लें। फोटोसिंथेसिस पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 द मॉलिक्यूल्स, और फिर वाटर मॉलिक्यूल 12 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएंगे? ग्लूकोज प्लस 6H2 प्लस 6O2 ऑक्सीजन रिलीज हो गया एज बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या गया है? दो छोटी छोटी चीजें, जैसे यू कैन से लाइक 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर मॉलिक्यूल, दोनों मिक्स हो रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। बना क्या? इसके बाद इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहला होता है ग्लूकोज, और फिर जस्ट यू कैन सी द वाटर, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे और ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट इज रिलीज। ठीक है, तो एनाबोलिज्म का एग्जांपल क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल आगे देख लेते हैं। All living organisms are made up of chemicals. ठीक है, these chemicals, small or big, belonging to various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. इसीलिए देखो शुरुआत में एक वर्ड यूज किया गया था मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। ठीक है, याद है? तो बिकॉज सेल्स के अंदर भी डिफरेंट चेंजेस होते रह रहे हैं एवरी मिनट, इवन लाइक यू आर टेकिंग द स्लीप, साउंड स्लीप ले रहे हैं आप, तब भी हार्ट इज वर्किंग, ब्रेन इज वर्किंग। आपको पता है पूरे जो फुल डे जितना भी ऑक्सीजन इनटेक करता है आदमी, उसका 20% ब्रेन इटसेल्फ यूजेस, तो ब्रेन एक्टिव रहता है इवन व्हेन वी आर हैविंग द लाइक स्लीप। ठीक है, constantly being made, and the convergence of the convergence are chemical reactions or metabolic reactions. Metabolic reactions इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर स्टेप जो है वो एंजाइम्स के लाइक हेल्प से, या फिर दे आर गोइंग टू टेक प्लेस with the help of the different enzymes, etc. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. ठीक है,
इसीलिए एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं कि हर स्टेप दे आर गोइंग टू पुश फॉरवर्ड, बी देयर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर, सब में ये दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स, यहाँ पे वर्ड यूज किया माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दे एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, सब या तो यूनिसेलुलर एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है सॉरी, या फिर मल्टीसेलुलर या प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, सारे दे आर गोइंग टू शो द मेटाबॉलिज्म। फिर यहाँ पे डेफिनेशन आ गया, दिस इज द गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। शॉर्ट में डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो सारी रिएक्शंस जो हो रही है हमारी बॉडी में एट एनी जंक्चर ऑफ टाइम, वो कहलाएंगे मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट थिंग exhibit metabolism. So non-living things obviously they are not going to show the metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free systems. तो ये सेल फ्री सिस्टम का मतलब क्या है? कभी कभी क्या करते हैं हम कि कुछ टिश्यूज का पार्ट ले लिया और लैब में टिश्यू कल्चर वगैरह करते हैं, तो उसमें we are going to provide like the nutrients which are going to promote the cell division or ultimately, so this is called as the cell free system. In isolated, देखो यहाँ पे next line में isolated metabolic reactions outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living, ठीक है। तो इस तरह because वो आप न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं और फिर जो आपने सपोर्ट न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए या फिर आप जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटा दिया, तो फिर वो डेड हो जाते हैं। इसीलिए इट इज नॉट नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, क्योंकि एक दो सेल्स ग्रो कर रही हैं या सेल डिवीजन से बन रही हैं, तो वो भी आपने बाहर से सपोर्ट प्रोवाइड कर रखा है, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे अमीबा है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, बट यूनिसेलर है, लेकिन ऑल द वाइटल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सेम सेल, एक ही इंडिविजुअल सेल से। उसमें आपके डिफरेंट द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी लाइक एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, सर्कुलर, नर्वस, सब कुछ काम करता है एक ही सेल में। द वन सेल इज गोइंग टू परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस, ठीक है राइट। तो इस तरह के सिस्टम को हम नाइदर लिविंग नॉन या नॉन लिविंग, नाइदर से लिविंग और नॉन लिविंग। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर, ये देखो पहला जो डिफाइनिंग फीचर आ रहा है ये क्या है, इसको हाईलाइट कर लें आप, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेंस मेटाबॉलिज्म इज, इसको बेटा आप हाईलाइट कर लो, ए डिफाइनिंग फीचर, ये यहाँ पे वर्ड आ गया डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विदाउट एक्सेप्शन। तो इसलिए इसको बट आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो, देयर आर टू वर्ड्स, इन विट्रो और एक होता है दूसरा इन विवो। जस्ट लेट मी राइट इन टेक्स्ट, एक तो इन विट्रो हो गया, दूसरा होता है इन विवो। इन विट्रो का मतलब होता है इन द आर्टिफिशियल कंडीशंस में भी टेस्ट ट्यूब या लैब में हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। और इन विवो का मतलब इन नेचुरल कंडीशंस। तो देखिए इन विट द आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ पे हो रही हैं? इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, तो वो उन चीज़ों को हम लिविंग नहीं मानते, ठीक है राइट। तो जो आइसोलेटेड, आप जैसे मैंने बताया ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, बट श्योरली उनको हम क्या कह सकते हैं? लिविंग रिएक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि कुछ आप रिएक्टेंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह, बट रिएक्शन तो हो सकती हैं, बट यू कांट से देम द लिविंग थिंग्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हैं आप? दिस मीन्स दैट लाइक वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जैसे यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट वी ऑल आर मेड अप ऑफ millions of the cells, so that's why we are called as multicellular organisms. Next paragraph you see, perhaps the most obvious and technically complicated features of all living organisms is the ability to sense their surroundings or environment. तो सबसे टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड जो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। जो कॉन्शियसनेस होता है, जैसे आप सो रहे हैं, अभी 5-10 मिनट पहले सोए हैं, तो थोड़ा सा नॉक करेगा कोई डोर आपका, तो आपकी नींद खुल जाएगी। लेकिन अगर आप
2 बजे 3 बजे रात को सो रहे हैं, कोई पता लगा सड़क से ट्रक गुजर रहे हैं या किसी की बारात निकल रही है, कहीं कुछ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बट यू विल हार्डली पे द अटेंशन बिकॉज यू आर इन द साउंड टेकिंग द साउंड स्लीप एट दैट जंक्चर ऑफ टाइम। इज इट ओके? तो इसलिए हम ये कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई वर्ड यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है? स्टिमुलस, जैसे हीट, कोल्ड, नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा है, जैसे एक बच्चे ने हॉट आयरन को टच कर दिया, प्रेस को, तो मैसेज जाएगा ब्रेन को, ठीक है, या स्पाइनल कार्ड फौरन क्विकली टेक एक्शन और कहेगा कि भाई रिमूव द हैंड अदरवाइज यू विल स्पॉइल हैंड, यू विल बर्न योर द फिंगर्स और हैंड, ठीक है ना? तो स्टिमुलाई इज प्लूरल ऑफ व्हाट? स्टिमुलस। स्टिमुलस एक पर्टिकुलर कोई ट्रिगर करता है, कोई रिएक्शंस नर्वस सिस्टम के बॉडी में थ्रू द नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी, व्हिच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है? तो ये 3 तरीके के भी हो सकते हैं, कोई केमिकल हो सकता है, कोई फिजिकली ऐसे हर्ट कर दिया, या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है? We sense our environment through our sense organs, obviously sense organs से पता चलता है। Plants respond to external factors like light, water, temperature and other organisms, pollutants etc. तो हम plants के बारे में बताया कि भाई क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं? लाइट, वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, क्यों? अगर वो वाटर नहीं रहेगा तो विल्ट कर जाएगा, ठीक है, एंड लाइक उसका ग्रोथ जो है वो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर विल बी अफेक्टेड, वो प्लांट को विल्ट कर जाएगा। पॉल्यूटेंट्स जैसे आप जानते हो, जो लाइकेंस हैं, दे आर कॉल्ड एज द बेस्ट सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है ना? All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues, ठीक है? तो ये डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनको या तो प्रोकैरियोट हो या फिर हायर ऑर्गेनिज्म से, सारे दे आर गोइंग टू जस्ट रिएक्ट। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड क्या होता है? जैसे विंटर में आपने देखा होगा दिसंबर या जनवरी में जो आपका धूप निकलती है, वो सनराइज होगा वो 7:30 के आसपास और देर में होती वो सुबह होती है सबकी, क्योंकि सनराइज जो है वो लेट होता है, फिर मुश्किल से 12-1 बजे तक थोड़ी धूप रहेगी, फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। समर्स में क्या देखो, 5:30 के बाद ही सनराइज हो जाएगा, वो दिन जो है कभी 15 घंटे का, कभी 16 घंटे का भी हो जाता है। गर्मियों में शाम को 7:30 बजे सूरज डूब रहा है, सनसेट हो रहा है। तो जो समर्स में जो डे टाइम है, जिनको हम जो प्लांट्स समर्स में ग्रो करेंगे, सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, LDP। कुछ प्लांट्स जो है विंटर्स में सब्जियां आती हैं तो उनको हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है? कुछ जो है डे न्यूट्रल प्लांट्स भी कहलाते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स में उनमें ये फर्क नहीं रहता, कुछ ज़्यादा मतलब सनलाइट 12 घंटे के आसपास मिल जाएगा तो दैट इज नॉर्मल दे कंसीडर, ठीक है? तो ये फोटो पीरियड्स अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर्स। तो सीजनल कुछ ब्रीडर्स हैं उनमें इफेक्ट करेगा बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है? ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। तो केमिकल्स जो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे उनको भी हम हैंडल कर लेते हैं, ठीक है? तो जो बॉडी में कोई चीज अगर लाइक सम सब्सटेंसेस आर गोइंग टू एंटर, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू जस्ट नो सेंस। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। इसका मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या हो रहा है, क्या जैसे देखा होगा कभी कुछ एनिमल्स बैठे हैं, आपको लग रहा है कि दे आर रिलक्टेंट, बट यू विल पास थ्रू नियर बाय एरिया, so they are going to react, ठीक है? Human being is the only organism who is aware of himself, so and has the self consciousness, and consciousness therefore becomes the defining feature of living organism। तो consciousness because इसका कोई exception नहीं है, ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, हायर ऑर्गेनिज्म है, सब में मिलता है, and this is very important feature, इसीलिए इसको we have kept under the defining property of living organisms, all right? Next paragraph is when it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in the coma in hospitals, virtually supported by machine। अब इसमें आगे डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया है कि कोमा में जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में, दे आर गोइंग टू बी सपोर्टेड बाय द मशीन्स व्हिच रिप्लेस देयर हार्ट एंड लंग्स, ठीक है? तो ज़्यादातर जो कोमा में पेशेंट्स हैं वो उनका रिकवरी रेट बहुत कम होता है, 10 to 15% ही है, और भी कम 10 के से आसपास। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, तो उनको हम मान लेते हैं ब्रेन डेड है, ठीक है? मेन जो ब्रेन वगैरह पार्ट्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली। पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस
आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये क्योंकि वो उनमें लाइक लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है तो हम जनरली ये समझा जाता है कि भाई उनके रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं कि दे आर गोइंग टू जस्ट लिव लाइक द नॉर्मल लाइफ। ठीक है, कोई मिरेकल हो जाए तो दैट इज अ गुड थिंग। अदरवाइज जो बट यहाँ पे क्वेश्चन कर रखा है आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग तो मानेंगे लेकिन बट रिकवरी के चांसेस बहुत कम होंगे उनके अंटिल, क्योंकि जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हैं तो एटलीस्ट दे आर गोइंग टू ब्रीद और फिर कुछ फंक्शन तो चल रहे हैं, इसलिए लिविंग तो कह सकते हैं हम, लेकिन नॉन लिविंग तो नहीं कह सकते आपने। ठीक है। Next, you see, in higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. Interaction का मतलब क्या होता है? Like सेल के अंदर different chemicals हैं, तो वो they are going to interact. उनमें आपस में different products are formed, फिर break होते रहते हैं, ठीक है ना? Properties of tissues are not present in the constituent cell, but arise as a result of interactions among the constituent cells. तो ये example दे रहे हैं कि जैसे like टिश्यूज जो होते हैं ये they are going to make up made up of the cells. Properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelles. इसी तरीके से जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं मे बी राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनेल are not present but arise as a result of interactions among the molecular components. तो लेकिन उनका जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शंस। ठीक है। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एट ऑल लेवल। तो हायरार्की क्या होता है? वही जैसे याद है आपको, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जो आप या नीचे से अगर जाओ आप तो लाइक स्पीशीज, फैमिली, ऐसे तो हायरार्की जो कहलाती है। ठीक है। तो we can say that living organisms are self-replicating। ये सही बात है। they are capable, they are going to replicate themselves, evolving and regulating interactive systems। तो पहला important feature क्या हो गया कि living organisms are self-replicating। ठीक है, because they are able to replicate, evolving and self-regulating interactive system है हमारी body में, capable of responding to external stimuli। हम external stimuli या stimulus जो है उनके against हम work कर सकते हैं। Biology is the story of life on earth and biology is the story of evolution of living organisms on earth। तो दोनों चीजें यहाँ पे एक long perspective में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। All living organisms present, past and future are linked to one another by sharing of the common genetic material। तो all living organisms जो भी पहले थे, मतलब जो फॉसिल्स में आज मिलते हैं, डायनासोर्स के फॉसिल, ये मैंने डिस्कस किया था आपको कि लाइक प्लांट फॉसिल जिसकी स्टडी क्या कहलाती है? पैलियोबॉटनी, या एनिमल फॉसिल की पैलियोजोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है। तो जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो जो पहले थे डोडो, अभी जैसे आप आपने पढ़ा होगा मॉरिशस से 1975 में शायद ऑफिशियली सबसे लास्ट में जो एनिमल, वन ऑफ द एनिमल्स में जो अभी वो हो गया, एक्सटिंक्ट कर गया। तो these all present, past and future are linked to one another by sharing all common genetic materials। they all are attached। ठीक है, but to varying degrees। तो उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है। ठीक है, राइट। तो I'm going to just finish here. In the next the video, I will go further and explain the rest of the topics of this chapter. Thank you very much.